नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, इसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग स्टेट में इसके थोड़े से नाम में अंतर है, लेकिन NMMS जो है यह नाम सभी स्टेट में चलता है। यह स्कॉलरशिप जो एग्जाम होती है ये पूरे देश में होती है, प्रत्येक राज्य में होती है। और इस परीक्षा के अंतर्गत पार्ट 1 में आता है MET यानी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, जिसे बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, तर्क शक्ति परीक्षण भी कहते हैं और रीजनिंग भी कहा जाता है। पार्ट 2 में आता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी SAT। इसके अंतर्गत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 3 विषय के प्रश्न आते हैं। 90 प्रश्न कुल मिलाकर के, है ना। तीनों के कुल प्रश्न कितने आते हैं? 90। और पार्ट 1 में मानसिक योग्यता के भी 90 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से NMS परीक्षा में कुल 180 प्रश्न आते हैं। अब इन शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं। तो गणित में आते हैं 20 प्रश्न, विज्ञान में आते हैं 35 और सामाजिक विज्ञान में आते हैं 35 प्रश्न। और ये प्रश्न कक्षा 6, 7 और 8 की जो बुक्स है NCERT की, है ना, उनमें से जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन लर्निंग आउटकम्स पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो शैक्षिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत विज्ञान के प्रश्नों को, है ना। तो इस परीक्षा में विज्ञान के जो है 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी हमें तैयारी करनी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये सूचना दे दूं कि आप इस परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो हमने ऐसे बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा MET यानी मानसिक योग्यता, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान के प्रश्नों के कई वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उन्हें आप जो है देखें, सीखें और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें। तो देखिए, आज की इस वीडियो में विज्ञान का पहला प्रश्न है, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। देखिए, पार्श्व दर्पण है क्या? जो साइड ग्लास होता है ना, ड्राइवर साइड लगा रहता है, उसे हम कहते हैं पार्श्व दर्पण, है ना, या साइड ग्लास भी कहा जाता है। तो इस दर्पण के रूप में निम्न 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? A अवतल दर्पण, B समतल दर्पण, C उत्तल दर्पण और D उत्तल लेंस। तो देखिए, वाहनों में जो पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किया जाने वाला दर्पण है वह है उत्तल दर्पण। तो विकल्प C जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कहलाती है? A धुराग्र संधि, B कब्जा संधि, C कंदुक खल्लिका संधि और D आंचल संधि। देखिए, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है वो होती है धुराग्र संधि, यानी विकल्प A जो है इसका सही उत्तर होगा। अब कब्जा संधि कहाँ आती है? जैसे हमारे हाथ में जो कोहनी में संधि है ये कब्जा संधि है ना। घुटने में जो संधि है वो कब्जा संधि है, ठीक है। और कंदुक खल्लिका संधि कहाँ है? कंधे पर है ना। अचल संधि यानी जो मुंह नहीं करती है, मतलब गति नहीं करती है, वो होती है अचल संधि। प्रश्न क्रमांक 3, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? A H2S, B NO2, C CO2, D SO2। तो अग्निशामक यानी आग बुझाने के यंत्र होते हैं, उनमें जो उपयोग की जाने वाली गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम
रासायनिक सूत्र रूप लिखते हैं CO2। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर यानी सुबह होता है ना, लेकिन शब्दावली में याद रखना है कि भोर का तारा भी कहा जाता है, साथ में इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है ना। ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा गया है अलग अलग शब्दावली के साथ में। तो आप देख रहे हैं सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा या चमकीला ग्रह, है ना। तो ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा या चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्र को सुबह का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं और चमकीला ग्रह भी कहते हैं। तो चारों शब्दावली में से कोई सी भी शब्दावली आती है और ये प्रश्न कई बार इस परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं करती? ए जल, बी हवा, सी निर्वात, डी लोहा। तो देखिए ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि होती है वह किस माध्यम में संचरण नहीं करती है? जल, हवा, लोहा सब में संचरण करती है, लेकिन निर्वात में वह संचरण नहीं करती है। निर्वात यानी यहां पर हवा नहीं होती है, ठीक है। निर्वात यानी यहां पर हवा नहीं होती है, उसे हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता है। हमने कक्षा 6, 7 और 8 की जो बुक्स हैं उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करने का पूरा प्रयास किया है और अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों के अलावा भी अपनी बुक्स में से जो MCQ क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है ना, ऐसी जानकारियां जो आगे भी काम आने वाली है उनको याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी आयंस। तो देखिए धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर टकराकर वापस लौट आती है क्या कहलाती है? ए अभिलंब, बी आपतित किरण, सी अपवर्तित किरण और डी परावर्तित किरण। देखिए जैसे मान लिया ये तल है ना, ये आपका तल है और इस तल पर प्रकाश की कोई किरण आती है ये यहाँ पर, और यहाँ से टकरा करके पुनः इसी दिशा में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काल्पनिक रूप से जो होता है उसे हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है ना। ये जो किरण आ रही है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण या अपवर्तित किरण, है ना। इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, है ना। जो किरण गिरने वाली होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण या अपवर्तित किरण। ये किरण जो टकरा कर जा रही है इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। ये तल होता है, कोई भी तल हो सकता है। अब यहां पर ये कोण बनता है ये कहलाता है आपतन कोण, है ना। ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाता है, ठीक है ना, आपतन कोण। अविलंब और जो परावर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये परावर्तन कोण, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हो गई आपतित किरण, जो किरण सतह पर पड़ रही है और वापस टकरा के लौट रही है वह कहलाती है परावर्तित किरण, है ना। अभिलंब, ये अभिलंब कहलाता है ना, ये काल्पनिक होता है, ये कहलाएगा अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है ये कहलाता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है ये वाला ये कहलाता है
परावर्तन कोण, और आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा होते हैं बराबर, ध्यान रखिएगा। आपतन कोण है ना और परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर होते हैं, है ना। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपतन कोण इतनी डिग्री का है, मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 है, गैर संपर्क बल का उदाहरण है। ए घर्षण बल, बी मांसपेशीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए गैर संपर्क मतलब होता है कि टच नहीं हो रहा है ना। संपर्क बल किसे कहते हैं? जिसे मांसपेशीय बल जो बल होता है, संपर्क बल होता है, हम किसी ठेले को धगा रहे हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं पकड़ करके, तो वह कहलाएगा संपर्क बल, और ये होता है मांसपेशीय बल। घर्षण बल भी संपर्क बल होता है, क्योंकि जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है तो सड़क और टायर के बीच में जो बल लगता है वह कहलाएगा घर्षण बल, ठीक है ना। लेकिन एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यह पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु बीच लगता है, इसमें संपर्क नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे गैर संपर्क बल। यानी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह गैर संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल और मांसपेशी बल ये दोनों संपर्क बल के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके और आपके साथ में वे भी इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें। प्रश्न क्रमांक 9 है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए मैलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए जो दूध में अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए दूध से दही बनता है, तो दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल ही पाया जाएगा, ठीक है ना। तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील है कहां रखी जाती है ना? ए नमक में, बी ठंडे जल में, सी मिट्टी के तेल में और डी हवाबंद डिब्बे में। देखिए सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती है बहुत अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, जो कमरे के ताप पर क्या होता है ना, क्रिया करना स्टार्ट कर देती है। तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी के तेल में रहने से वायु से उनका संपर्क नहीं हो पाता है और वे क्रिया नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम जो अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु से संपर्क करके कोई अभिक्रिया न करें, इसलिए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि कमरे के ताप पर जो है वह क्रियाशील हो जाती है। प्रश्न 11, घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, वह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? ए ग्लूकोज, बी सेल्यूलोज, सी लैक्टोज और डी माल्टोज। तो देखिए घास में एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह होता है सेल्यूलोज, जो कि मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। इसे कौन पचाता है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, है ना। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं जिसे हम रोमिनेंट भी कहते हैं, है ना, उन पशुओं के द्वारा ये पचाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा। आपने देखा होगा कि ये फटाफट क्या करते हैं, घास वगैरह खा लेते हैं और बाद में फिर आप देखेंगे कि पेट के अंदर से उसको निकाल करके खाते हैं, बाद में उसको चबाते हैं। तो ये जो सेल्यूलोज होता है यह सिर्फ जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, है ना, उसके द्वारा ही पचाया जाता है, मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 12, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु कैसी हो जाती है? 4 विकल्प दिए हैं। ए उदासीन हो जाती है, बी ऋण आवेशित हो जाती है, सी धन आवेशित हो जाती है
डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, है ना, तो क्या होगा कि दूसरी वस्तु वह ऋण आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है? ऋण आवेशित। ठीक है ना। तो विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है वह हो जाती है धन आवेशित। प्रश्न क्रमांक 13, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह होता है ए वास्तविक, बी आभासी, सी साधारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, ध्यान रखिएगा। दोनों जो प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है ना। हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करके आपके ला रहे हैं जो अभी तक परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं या ऐसे प्रश्न हैं जिनके इस वर्ष पूछे जाने की संभावना है। और देखिए ऐसे विद्यार्थी समझे कि मैं 30 प्रश्न याद कर लूं, 35 याद कर लूं और इस परीक्षा में सफल हो जाऊं, तो देखिए ये चयन परीक्षा होती है ना। इसमें पास फेल का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन होता है। इसलिए हमारा यदि चयन निश्चित करना है तो अधिक से अधिक हम पढ़ना होगा और मेन जो पॉइंट्स हैं हमारे सब्जेक्ट के वो हमें याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि यही पॉइंट्स, यही जो हमारा जो स्मरणीय तथ्य होते हैं, है ना, ये आगे भी जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें काम आते हैं, अगली कक्षाओं की पढ़ाई में भी काम आते हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद करना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 14, रबी फसल का समूह है, कौन सा है? ए गेहूं, ज्वार, मक्का, बी सोयाबीन, मक्का, मसूर, सी गेहूं, मसूर, चना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले हम देख लें कि रबी फसल होती क्या है। देखिए रबी फसल जो होती है यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है ना, ध्यान रखिएगा। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर माह में ये फसल बोई जाती है और मार्च महीने में यह काटी जाती है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। फसल उत्पादन और चक्रण जो आपका 8वीं का पहला चैप्टर है उसमें से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें प्रश्न पूछने के कई तरीके हैं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और ये मार्च माह में काटी जाती है। अब देखिए इसमें जो बोई जाती है वो कौन कौन फसल होती है? गेहूं होती है ना, गेहूं, चना, है ना, मसूर, ठीक है ना, मसूर, ये जो होती है ना, ये मुख्य रूप से रबी फसल कहलाती है। तो यहां देख रहे हैं कि विकल्प सी में क्या हो गया, गेहूं, मसूर, चना आता है, यानी ये जो है रबी की फसल है। एक फसल और होती है उसे हम कहते हैं खरीफ फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल कहते हैं। यह होती है जून जुलाई में बोई जाती है। इसको कब बोलते हैं? जून जुलाई में, ध्यान रखिएगा। और यह सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब इसके अंदर क्या आती है? सोयाबीन आती है। क्या आती है? सोयाबीन, है ना, मक्का, ठीक है, अरहर, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ये जो है ना, मूंगफली, कपास, यानी जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती है वे सभी कहलाएगी खरीफ फसलें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को समझें और उससे संबंधित अन्य जानकारी को भी साथ में लेके चलें ताकि अन्य प्रश्न भी हमारे तैयार होते रहेंगे। तो हम हमारे वीडियो में प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक टॉपिक इन वीडियो के माध्यम से कवर हो और आप इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें। अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से कई विद्यार्थी सफलता अर्जित कर चुके हैं। हमारा चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनको डायरेक्ट जो है कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमने 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस परीक्षा संबंधित जितने भी पाठ्य सामग्री है मैं आपको निःशुल्क जो है उसमें उपलब्ध करवाता रहता हूं। प्रश्न क्रमांक 15 है, मुख्य फसल के अतिरिक्त अवांछित पौधे
उगाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? ए फसल, बी झाड़ी, सी खरपतवार, डी शाप। तो देखिए हम कोई फसल बोते हैं, है ना, तो वे कहलाते हैं वांछित पौधे। लेकिन फसल के अलावा भी आपने देखा होगा कि खेतों में अवांछित पौधे उगाते हैं। अवांछित यानी जिनको हम चाहते नहीं है। फसल तो चाहते हैं इसलिए फसल बोते हैं, लेकिन ऐसे पौधे जिनको हम नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं, उनको उखाड़ देते हैं। ऐसे पौधों को बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलेंगे? खरपतवार। फसल तो बोई जाती है, ठीक है ना, फसल तो बोई जाती है, लेकिन खरपतवार बोई नहीं जाती है, इसको नष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यह मुख्य फसल के साथ में पोषक तत्वों का प्रतिस्पर्धा करती है ना। यदि खरपतवार होंगे तो मुख्य फसल का उत्पादन कम होगा, क्योंकि हम जो पोषक तत्व दे रहे हैं वे पोषक तत्व ये अवांछित पौधे भी ग्रहण कर लेंगे, और जो मुख्य फसल है उसको कम मिलेंगे, और जब कम मिलेंगे तो उत्पादन भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।